प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की यह पाठ्य पुस्तक है जो रोमिला थापर जी द्वारा लिखित है और यह 1987 की पुस्तक है। इसमें हमने 2 चैप्टर देख लिया। मतलब 2 चैप्टर कहने का मतलब है एक हमने इसमें भूमिका देख लिया और एक आदिम मानव देख लिया। बेसिकली एक अध्याय देखा है। आज हम दूसरा अध्याय इसका अध्याय 2 देखेंगे जो नगर जीवन का आरंभ है। मतलब अगर समझें तो यह हड़प्पा संस्कृति को इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि रोमिला थापर जी हड़प्पा संस्कृति को किस तरह से वर्णन करते हैं। तो अध्याय 2 का नाम है नगर जीवन का आरंभ। नगर, पहले इसमें नगर के बारे में बताया गया। तो ऊपर इसके एक पिक्चर दिया गया है जिसको हम थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क में ढकी हुई नाली। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा खूबसूरत हमने बनाया है। वो किस तरह से, तो मैंने एआई का उपयोग करके इस पिक्चर को रंगीन में कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यही जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क में ढकी हुई नाली को हमने रंगीन में बदला है और कुछ पिक्चर को कहीं हमने देखा है तो उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे, इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं। समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए। उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। तो गांव से किस तरह से पहले शहर बसते, पहले लोग क्या है एक कबीले में बसते हैं, फिर वो छोटे गांव में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ छोटे गांव बड़े गांव बन जाते हैं और फिर उन बड़े गांव में नई ज़रूरतें पैदा होती है। क्या होती है, नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। तो ज़रूरत भी नया और धंधे भी नया। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। तो किसी भी नगर को बनने की पहली शर्त है आवश्यकता से अधिक अनाज का पैदा करना, ताकि जब पेट भर जाए तभी आप कुछ और सोच सकते हैं। अगर पेट भूखा हो तो आपको पढ़ने के लिए भी बोला जाए तो आप पढ़िएगा नहीं। तो इसलिए आवश्यकता से अगर अधिक अनाज पैदा करते हैं तो नई ज़रूरतें और नए धंधे विकसित होते हैं और गांव शहर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। तो जब उनका पेट भर गया तो जो अनाज बचा उससे कपड़ा या मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ें बदले में दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे। अब ज़रूरी नहीं था कि सभी खेत में काम करें। कोई घर का दूसरा सदस्य कोई दूसरा काम भी कर सकता है और अपने लिए अनाज पैदा करे। मतलब उसका काम खेत में काम करना और अनाज पैदा करना ही नहीं रह गया। अगर उससे कोई दूसरा काम आता है तो वो भी कर सकता है। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अनाज से बदल लेते थे। तो जो जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई होते थे वे जो भी चीज़ें बनाते थे वो अनाज नहीं पैदा करते थे, लेकिन जो दूसरे परिवार अनाज पैदा करते थे उनसे अपनी बनाई हुई चीज़ें बदल लेते थे और बदले में उन्हें अनाज मिल जाता था और बिना खेत में काम किए हुए, बिना अन्न उपजाए हुए उनका भी पेट पालन हो जाता था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। अब यहाँ से क्या हो जाता है, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कारीगर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर बनते गए। तो जो कारीगर लोग थे जैसे जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई, वे एक साथ एक ही जगह पे रहने लगे ताकि उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलने लगे। तो इससे क्या हो गया, गांव नगर बनते गए। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पर जो सभ्यता शब्द है वह कह रहा है कि यहाँ जो सभ्यता शब्द आया है वह यह है कि शहरी जीवन का आरंभ भी क्या है, सभ्यता का शुरुआत है। सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि सभ्यता को डिफाइंड किया गया। तो यह एक डिफिनीशन है
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। तो सभ्यता क्या है? मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। तो अगर पर्याप्त अनाज हो जाता है तो कुछ लोग क्या है कि जो उन्हें काम करने का इच्छा हो, जैसे आप घर में देखते होंगे कि अगर बहुत सारे लोगों को, दोस्त को देखेंगे तो किसी को डांस में रुचि होगा, तो किसी को पेंटिंग में रुचि होगा। तो इस प्रकार से कुछ अन्य शिल्प में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांवों के बीच लेन देन होता है, और शहरों और गांवों के बीच में क्या हो जाता है? लेन देन शुरू हो जाता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक कार्यक्षम हुआ, और इससे क्या होता है? प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण भी बढ़ता है। तो लोगों के सोचने के लिए और अपना, यहाँ पे क्या हुआ कि अब सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला। इस समय लेखन की खोज इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। क्या था? एक महान उपलब्धि था। इसका अर्थ यह था कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और यह ज्ञान बहुत अधिक लोगों को उपलब्ध हो सकता है। तो उन्होंने लेखन का जो खोज किया वह एक महान उपलब्धि था। क्यों? चूँकि उससे क्या था कि एक अपने जो भी ज्ञान, जो भी सीखे, उसको लिख के दूसरे, मतलब अगर उसका बेटा नहीं भी जानता है तो उसके बेटे के बेटे, उसके बेटे के बेटे भी सीख सकते हैं उस लेखन विधि से कि उसके दादा ने, उसके परदादा ने क्या जानते थे। तो इस तरह से ज्ञान को क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी पहुंचाया जा सकता है, और यह ज्ञान बहुत अधिक लोगों को भी पहुंचाया जा सकता है। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है। तो कहता है कि लेखन ज्ञान का जो प्रसार है वे अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शहरों के विकास के साथ साथ कौन से ज्ञान का प्रसार होता है, तो अगर उसमें लेखन ज्ञान का प्रसार भी है तो उस ऑप्शन को आप टिक मार सकते हैं। तो अगर उलट के क्वेश्चन पूछा जाए, ये ऑप्शन में रहे और ये पूछा जाए स्टेटमेंट के रूप में, तो यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है, शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई, और ये गांव से शहर बनना, और मतलब कि लेखन ज्ञान का प्रसार होना, शहरों का विकास होना, और इससे क्या होता है, जो सबसे खराब चीज़ आया वो क्या आया? आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। समाजों के शासन के लिए कानून की भी आवश्यकता पड़ने लगी। ये हड़प्पा संस्कृति को दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, जो एक बड़ा नगर था, और यहाँ पे हड़प्पा है। तो ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदाड़ो है। और भी बहुत सारे, यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो और यहाँ पे है हड़प्पा। तो इन दोनों के बीच में भी संबंध है। और ये देखिए सिंधु नदी के किनारे किनारे बहुत सारे रोपड़, बानावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, कोटडीजी, ये सब शहर उस समय विकसित हुए। तो और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोथल, जो गुजरात का एक भाग है। तो लोथल भी हम पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में भी पढ़ेंगे, हड़प्पा के भी बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के भी बारे में पढ़ेंगे, और भी बाकी शहरों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, इनको क्या बोला जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है। तो अभी तो सिंधु है, लेकिन सरस्वती नदी सूख गई बाद में पता चलने पे इस सभ्यता का नाम, शुरू में हड़प्पा शहर का विकास हुआ तो इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति बोला गया। बाद में तुरंत मोहनजोदाड़ो भी आया
तो इसे मोहनजोदाड़ो का भी मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। फिर उसके बाद जब पता चला कि नहीं, सरस्वती नदी के किनारे ज़्यादा शहर बसे थे, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा ये सब, तो इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोला गया। जब आप यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लोग IVC लिखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या लिखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन हम इसे इस पुराने के रूप में हड़प्पा संस्कृति भी बोल सकते हैं, और नए NCERT के रूप में आप इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार को दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, ये आज का भारत है और ये हड़प्पा संस्कृति को इस तरह से दिखाया गया है, जो मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, जिसमें लोथल का भी पार्ट आ गया। तो समाजों के शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा, मतलब विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। और क्या हुआ? धार्मिक विश्वासों का भी जन्म हुआ। तो गांव से शहर, शहर से धार्मिक विश्वास, कानून, आर्थिक भिन्नता, ये सब चीज़ें आने लगा। जिस सबसे पुराने नगर की भारत में खोज हुई वह थी सिंधु नदी के तट पर बसा मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी में अधिक ऊपर की ओर एक और प्राचीन नगर खोदकर निकाला गया, और वो क्या था? माटंगगुमरी के नज़दीक हड़प्पा नगर। तो माटंगगुमरी के नज़दीक हड़प्पा नगर को खोजा गया। किसको खोजा गया? हड़प्पा नगर को। पुरातत्ववेताओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। तो पुराने जो पुरातत्ववेता थे वे इसका नाम क्या दिए? सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी क्या बोला जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है, वहीं पे इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। क्योंकि ये दोनों नगर और इस तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु की घाटी में मिले थे, परंतु 40 वर्षों में पुरातत्ववेताओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थलों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नगर खोज निकाले। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो पहले इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। और क्यों इसे हड़प्पा संस्कृति बोलते थे? क्योंकि यह हड़प्पा वासियों से इनका जीवन, रहन सहन मिलता जुलता था। ऐसा एक नगर चंडीगढ़ के पास रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के पास लोथल, और तीसरा राजस्थान में कालीबंगा, और एक अन्य सिंध प्रांत में कोट दीजी मिला। तो यहाँ पे 4 गो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और कोट दीजी, ये 4 गो अलग अलग शहर उस समय मिले। अभी तो बहुत सारे शहर मिल गए हैं, बनवाली भी है और भी बहुत सारे हैं। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के परे भी हुआ। हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में, जो हड़प्पा संस्कृति है वे सिंध, बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी, आज का जो पंजाब है नहीं, आज का भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान के पंजाब को मिला के पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो तो तुम्हें पता चलेगा कि संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। इसे इसलिए सभ्यता कहते हैं क्योंकि लोग अब पहले के आदिम युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे।
चूँकि आदिम युग से ये उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सभ्यता कहा गया। इसलिए सभ्यता का विस्तार कहा गया। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास अवकाश था। तो एक तो योजना भी बढ़िया था, अच्छा प्रबंध भी था, सुखी और संपन्न भी थे, मनोरंजन और चिंतन के लिए भी उनके पास अवकाश था। मतलब समय था कि वो मनोरंजन भी कर सकें, क्योंकि खेल की भी वस्तुएं बहुत सारी मिली है, चौपड़ वगैरह, और वो लोग चिंतन भी कर सकें। हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे, भले उनके लिखे हुए को हम समझ नहीं पा रहे। वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकारों को अभी सफलता नहीं मिली है। भारत में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ उसी समय एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुल्तान, नील, फरात, दजला तथा हावो नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। जैसे नील नदी के किनारे मिस्र घाटी की सभ्यता फल फूल रही। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व में, यानी आज से लगभग 4525 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फेराहो प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि था एक प्रकार का। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि थी कि सभ्यता थी। उस समय मिस्र में पिरामिड की सभ्यता थी। क्या थी? पिरामिड की सभ्यता थी, जिसे फेराहो ने निर्माण कराया था। ये क्या था? ये राजा थे, जिनको वहाँ का राजा को फेराहो कहा जाता था। आज जो प्रदेश इराक के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सुमेरी सभ्यता थी। तो इराक के पास क्या था? सुमेरी सभ्यता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सुमेरी लोगों के साथ व्यापारी संबंध थे। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। अगर आपने हमारी पुरानी मिडिल का एनसीईआरटी को भी पढ़ा होगा, अगर वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी मेलुहा संसार का व्यापार संबंध को दर्शाया गया। परिवेश कैसा था? उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में, जिनमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढके हुए थे। जलवायु कैसा था? नम्र और आर्द्र था। उस समय का जो जलवायु था वो नम और आर्द्र था। तथा सिंधु और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। उस समय जिस समय आज जो राजस्थान का जो इलाका रेगिस्तानी है, वो रेगिस्तानी नहीं था। और सिंधु नदी के किनारे नम और जलवायु आर्द्र थी। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे, वे जंगली जानवर थे, जैसे बाघ, हाथी और गैंडा। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल, वो जो लकड़ी मिलता था जंगलों से, भट्ठों में किया जाता था, जिससे मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। तो लकड़ी से क्या है? ईंट भी पकाया जाता था और लकड़ी से नौका भी बनता था। भूमि उपजाऊ थी। भूमि कैसा था? तो उपजाऊ था। पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, हल के बारे में भी जानकारी था, इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती थी, तो नहरों का भी ज्ञान था। गांवों के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी, उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था। तो अतिरिक्त अनाज का होना शहर के लिए बहुत ज़रूरी था। किसी भी शहर का विकास तभी होता है
जब अतिरिक्त अनाज का उत्पादन हो। नहीं तो क्या होते हैं, इसका उल्टा भी होने लगता है। शहर क्या बन जाते हैं, गांव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर शहर की पूर्ति ना हो तो शहर के लोग कहाँ छोड़ के, जो कोरोना में आप देखें कि बहुत सारे लोग शहर को छोड़ के अपने गांव की तरफ बढ़े। तो जब अतिरिक्त अनाज होगा तभी शहर विकसित होंगे, जहां इसे खास तौर से बनाए गए बड़े धान्यगारों या कोठारों में संचित रखा जाता था। नगरवासी खेत नहीं जोतते थे, तो ऑब्वियस है वो खेत जोतेंगे तो शिल्पकारी वाला काम कौन करेगा। वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे। तो नगरवासी क्या होते थे, शिल्पकार और व्यापारी होते थे। वे कृषक नहीं होते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे। वे वस्तुओं का उत्पादन करते थे, गेहूं जौ का नहीं, और विनिमय करते थे, उन वस्तु के बदले कुछ और ले लेते थे। वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े, गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, जैसे इराक के सुमेरी राज्य को। तो ये इराक का जो सुमेरी राज्य है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब कह रहा है नगर और उनके भवन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पे बसे ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया है। ऊपरी भाग को क्या माना गया, गढ़ या दुर्ग माना गया है। तो कुछ इस तरह से था। इसमें कह रहा जो इस तरह से था, तो ये क्या था, गढ़ या दुर्ग था। और ये क्या है, निचला नगर था। इस भाग में जो गढ़ या दुर्ग है उसमें क्या था, सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थी। तो इसमें क्या था, गढ़ या दुर्ग में चार तरह के थे। सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कार्यशालाएं गढ़ या दुर्ग का भाग था या निचला नगर का भाग था, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी में इसको सिंपल वे में डिस्क्राइब किया गया है कि जो ऊपरी भाग था जिसको गढ़ या दुर्ग माना गया है, उसमें सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थी। नगर का दूसरा भाग जो काफ़ी बड़ा था, नगर का दूसरा भाग जो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पे हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। तो अगर हमला हो जाता था या बाढ़ का खतरा, तो हमला भी और बाढ़ भी, अगर ये दो चीज़ें होता था तो लोग कहाँ चले जाते थे, गढ़ में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे प्रभावशाली इमारतें धान्य घरों की थी। तो सबसे प्रभावशाली इमारतें क्या थी, धान्य घरों की। तो धान्य जो कोठार था वह सबसे प्रभावशाली था। वे बड़ी सावधानी से आयताकार में बनाई गई थी और नदी के नज़दीक थी। तो एक तो आयताकार में बनाई गई थी और दूसरा क्या था कि नदी के भी नज़दीक था। धान्य नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था और धान्य घरों में संचित रखा जाता था। तो धान्य जो है नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था और धान्य घरों में संचित रखा जाता था।
धान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि सस्ता और बेहतर। अब गारों में अगर कोई बोले कि धान्य को लाने का सबसे सस्ता और बेहतर तरीका क्या था, तो क्या था? नदी के रास्ते नावों से लाना। अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। धान्य घरों का बड़ा महत्व था, क्योंकि नगरवासियों का जीवन उनके भरे पूरे रहने पर ही आश्रित था। धान्य घरों के नज़दीक ही वे भट्टियाँ थीं, जहाँ धातु कर्मकार तांबे, कांसे, शीशे, टीन आदि धातुओं से अनेक किस्म की चीज़ें तैयार करते थे। कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजदूर कार्य कर्मशालाओं के समीप बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। तो मजदूर कैसे रहते थे? छोटे छोटे। आज भी अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह का, मुंबई वगैरह का, तो जो झुग्गी झोपड़ी बसी है और जो बड़े बड़े इमारतें हैं, उसी जैसा इसका भी हाल था। तो कर्मशालाओं के समीप जहाँ जिसमें कुम्हार, बढ़ई ये सब काम करते थे, उसी के समीप मजदूर रहते थे। जो धातु कर्मकार और कुम्हार जो कर्मशालाओं के नज़दीक रहते थे, उसी के समीप छोटे छोटे कमरे में क्या रहते थे? मजदूर वर्ग रहते थे। पर कोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग भी ऐसी और अन्य प्रकार की इमारतें थीं। यहाँ का एक बड़ा भवन जान पड़ता है। एक अन्य प्रकार की भी इमारतें थी मोहनजोदड़ो में भी, कि राजमहल या किसी शासक का मकान था, जो लगता है कि बहुत बड़ा मकान है, और जो क्या है? राजमहल या किसी शासक का मकान है। तो आप देखेंगे कि जैसे शासक का मकान था, लेकिन राजमहल जैसा था अन्य बड़े भवन में भी, लेकिन ये कह नहीं सकते थे कि उसमें कोई राजा था कि नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था या नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी, ये कहना बड़ा मुश्किल था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। तो नहीं शब्द जहाँ जहाँ मिले, आप जब भी प्राचीन भारत पढ़ें या प्राचीन इतिहास का जब भी अध्ययन करें, तो नहीं शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर नहीं है तो ये है कि ये नहीं हो सकता है, मतलब कि ये कन्फर्मेशन है, लेकिन क्या क्या हो सकता था वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो नागरिकों का एक समिति था या कोई राजा या कोई शासक काम करता था, ये यकीन के साथ कहना बड़ा मुश्किल है। नज़दीक ही एक और इमारत है जो या तो सभा भवन था या बाजार चौक था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड था, जिसको महान स्नानागार भी कहा गया। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, पर हम नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता था। हो सकता है कि इसका किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता था, या हो सकता है कि कोई मेला लगता हो किनारे, उसमें भी यूज होता हो। कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या उसका उपयोग होता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नगर और उसके भवन के बारे में बताया गया कि गढ़ और दुर्ग और निचना नगर में किस किस तरह के मकान बने हुए थे। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को कैप्सेस को दिखाया गया। ये ओल्ड एनसीईआरटी में जो दिखाया गया उसी को हमने बस कलर किया है। आप देख सकते हैं इसके नीचे यही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, उसको सिर्फ कन्वर्ट करके ये विशाल स्नानागार को दिखाया गया। अब भवन मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना करके बसाया गया था। सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी। एक तो सीधी होती थी और समकोण पर काटती थी। चौड़ी भी होती थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी। मुख्य जो सड़क था वो कितना मीटर चौड़ा था? तो 10 मीटर चौड़ा था, मतलब लगभग 30 फीट। आज का अच्छा चौड़ा सड़क जो 4 लेन है उसके बराबर, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे। तो ईंटों के बने होते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और पक्की ईंटों के होते थे, ये और भी इम्पोर्टेंट था। और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पे प्लस्तर और रंग किया जाता था।
छतें सपाट होती थी। छतें कैसी होती थी? तो सपाट होती थी। छत में कोई ढाल नहीं दिया जाता था। खिड़कियां कम होती थी परंतु दरवाजे अधिक होते थे। जहाँ खिड़कियां कम होती थी और दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद, ये जो शायद है ना, इसको भी घेरिए। ये शायद नहीं, ये सब पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है और क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो शायद लकड़ी के बने होते थे, हो सकता है कि कुछ और के बने हो, लेकिन चूंकि अवशेष मिला ही नहीं, लकड़ी गल के समाप्त हो गया होगा, तो लोग मान लिए हैं कि लकड़ी के बने होंगे। रसोई में एक चूल्हा होता था, वहीं पे धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे। जहाँ पे खाना बनता था, जहाँ पे रसोई घर होता था, जहाँ पे चूल्हा होता था, वहीं पे क्या था कि नाली या मोरी होती थी जिससे पानी निकल सके। उनकी नालियाँ सड़क की नाली से मिली होती थी। सड़क में चौड़ी चौड़ी नाली होती थी। जो ऊपर सबसे पहला चित्र वही दिखाया गया, ढकी हुई नालियाँ। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी, मतलब उसमें साफ करने के लिए अलग से चैम्बर की तरह बनाया गया था। सोचिए आज आधुनिक स्तर पे ये चीज़ें जो चल रही है वो आज से 4500 साल, आज आपको जो नॉर्मल लग रहा है उस समय हड़प्पा संस्कृति में इसका मिलना एकदम ही एबनॉर्मल है। तो पत्थर की पाटियों से ढकी रहती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पे गृहिणी सील बट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आंगन में ही घरेलू जानवरों को पाल के रखा जाता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये मकान सभी के लिए थे, लेकिन जो लोग अच्छे थे, जिनके पास कुछ था, मतलब पैसा था, उनके पास कुछ हुनर था, तो उनके पास इस तरह के आरामदेह मकान थे। व्यापारियों, ये मकान संभवतः व्यापारियों और धनी लोगों के थे। तो इस तरह के जो आरामदेह मकान है वो किनके थे? तो व्यापारियों और धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में ऐसे मजदूर भी थे जो धान्यगारों और भट्टों में काम करते थे। वे कहाँ काम करते थे? मजदूर बहुत सारे थे जो धान्यगारों और भट्टों में काम करते थे। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे और शायद गरीब थे। वो निचले हिस्से में भी रहते थे और छोटे छोटे कमरों में रहते थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहाँ कम से कम तीन स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा। पहला एक वर्ग उन लोगों को था जो शासन करते थे और दुर्ग के भीतर रहते थे। दूसरा वर्ग धनी व्यापारियों और अन्य लोगों का था जो निचले नगर में रहते थे। अब देखिए यहाँ पे धनी व्यापारी लोग भी क्या है? निचले नगर में रह रहे हैं। तीसरा वर्ग गरीब मजदूरों का था। तीसरा वर्ग जो था वो गरीब मजदूरों का था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे और गांव में चले जाएं तो फिर किसान थे। तो दुर्ग, निचला नगर और कृषक लोग। तो पहला में जो था वे शासन करने वाले लोग थे जो दुर्ग के भीतर रहते थे। धनी व्यापारी तक और मतलब कि अन्य लोग भी क्या रहते थे? निचले नगर में ही रहते थे। और तीसरा वर्ग गरीब मजदूर भी निचला नगर में ही रहता था।
देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती। सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाते तो अपने साथ व्यापार की छोटी मोटी चीज़ें भी ले जाते थे। इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंध स्थापित करते थे। शुरू में क्या था, जब इस तरह से गांव और नगर भी नहीं बसे थे तो चारागाह के खोज में एक जगह से वार्षिक स्थानांतरण करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। क्योंकि एक जगह का जब पूरा घास फूस खा जाते थे उनके जानवर तो वो दूसरी जगह जाके बस जाते थे, और इस तरह से अपनी साथ जो छोटी मोटी चीज़ें ले जाते थे वे दूसरे जगह जब शिफ्ट होते थे तो स्थानांतरण होते थे तो वहाँ भी वो चीज़ें लेके जाते थे। तो लोग क्या होता था कि दूसरी नई चीज़ें भी जान जाते थे। इस प्रकार से उनका भवन था। अब जनजीवन कैसा था? अब हड़प्पा संस्कृति के जो नगर में बने लोग थे उनका जनजीवन कैसा था? तो उसमें पहला है भोजन। भोजन में लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे। मतलब जौ और गेहूं के रोटी को खाना जानते थे। आज का मल्टीग्रेन नहीं जानते थे, लेकिन जौ और गेहूं आटे की रोटी को पकाना जानते थे। उन्हें फल भी पसंद था, अब विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। वस्त्र कैसे थे? तो वो सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकुए मिले हैं, किसके मिले हैं? मिट्टी के मिले। वे जो तकुए मिले उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। अब स्त्रियां ही सिर्फ काटती थी या पुरुष सिर्फ काटते थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चद्दर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल किया जाता था। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। वे केसों की भांति भांति से गूंथती और कंघों से सजाती। तो कंघा भी था, और अपने केस को गूंथने के लिए भी मतलब कि फैशन करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों का आभूषण पहनने का शौक था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्त्री को ही आभूषण पहनने का शौक था, स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष तावीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। तो जहाँ पुरुष तावीज बांधते थे वहीं पे स्त्रियां क्या करती थी? पुरुष तावीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण सीप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। तो जहाँ गरीबों के लिए सीप की गरिया के बने होते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आभूषण जो था अमीर लोग का सोना और चांदी का, वहीं गरीब लोग का क्या था? सीप की गरिया का। मनोरंजन और खिलौने क्या थे? तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि मनोरंजन के लिए उनके पास अवकाश था। चिंतन करने और मनोरंजन दोनों के लिए उनके पास अवकाश था। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे। आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं की शक्ल के खिलौने जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और तरह तरह के झुनझुन।
तो बहुत सारे खिलौने थे, जैसे गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ जो बैलगाड़ियाँ की थी। फिर उसी तरह से पशुओं के शक्ल के खिलौने जो कठपुतली की तरह थे, और चिड़ियों के आकार की सीटियाँ, और तरह तरह के झुनझुन। बच्चे गोलियां खेलते थे, कंचे खेलते थे। लड़कियों के लिए गुड़ियाएँ थी। बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था, और आपस में भी खेल खेलते थे। तो देखिए, ये जो है बैलगाड़ी को देख के अगर आप देखिएगा तो पुराना चित्र इस प्रकार से दर्शाया गया है। उसी का नया एनसीईआरटी से हम जो लिए हैं, जो इस प्रकार से। तो मिट्टी का ये खिलौना गाड़ी है। व्यवसाय और धंधे। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों और सुमेर जो इराक का था को भी भेजते थे। एक तो कपड़ा मतलब कॉटन का, मतलब एक तरह से सूत का उत्पादन करते थे, और उससे जो कपड़ा बनाते थे उसको इराक और फारस के खाड़ी के तटवर्ती शहरों में भेजा करते थे। कुम्हार सब शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे और अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे। बर्तन का कलर क्या होता था? गेरुआ रंग का होता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गेरुआ कलर का बर्तन होता था, और उन पे काले रंग से रूपांकन किया जाता था। तो पहले गेरुआ कलर का बना देते थे और उस पर फिर काले रंग से कुछ लकीरें खींच देते, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितीय आकृतियाँ, पेड़ पत्ता तथा पशुओं की आकृतियाँ, इतना चीज़ें बनाते थे। मणिकाओं या मनकों तथा ताबीज़ों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मणिकाएँ मिट्टी, पत्थर, लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। तो मणिकाएँ बहुत तरह से बनती थी। मिट्टी के भी बनता था, पत्थर का भी बनता था, लुगदी का भी बनता था, शंख का भी बनता था, और हाथी दांत का भी बनता था। यहाँ लुगदी के मतलब कागज से नहीं लीजिए। लुगदी मतलब कि किसी भी तरह का रेत उत को मिला के उससे भी बनाया जाता था, जिसको फेयांस। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यूट्यूब पे मेरा अपलोड है वीडियो, जब आप वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति को पढ़ेंगे तो उसमें फेयांस को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। धातु कर्मकार, जो धातु का काम करता है, लुहार जिसको आज के डेट में कहते हैं, तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू। तो औजार भी बनाते थे और हथियार भी बनाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फंसाने के कांटे, और उस तरह। देखिए, उस तरह थे मतलब बाल दाढ़ी बनाए जाते थे। धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे। तो पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते होते थे, परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे। ये क्या थे? धातु के जो बर्तन थे वह काफ़ी कीमती थे, इसलिए वे केवल धनी लोग ही इनका इस्तेमाल करते होंगे। मतलब दुर्ग में मिला होगा और कम संख्या में मिला होगा। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली हैं उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी चपटी या आयताकार मोहरें अत्यधिक उल्लेखनीय है। मोहरें क्या है? उल्लेखनीय है। मोहर के एक तरफ क्या होता था? साड़ या ब्रिज या किसी दृश्य की आकृति है, और आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। आकृति तो है ही, और उस आकृति में भी चित्र संकेतों की पंक्ति। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे, और ये क्या था? उनका लिपि था। व्यापारी लोग इन मोहरों का इस्तेमाल, देखिए, व्यापारी लोग भी इन मोहरों का इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग कैसे करते थे? शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने, जिसको सील बंद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। व्यवसाय।
व्यापार किया था, तो उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी, सुमेर क्या है, इराक का, के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारी संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली। मोहनजोदड़ो के जो मुहरें हैं और जो अन्य छोटी चीज़ें हैं वो इराक के स्थल मतलब सुमेर संस्कृति के लोगों के पास मिली है। लोथल से जो भारत में है, जहाँ खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी जिसको कहते हैं मिली है। माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाले माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पे उतारा जाता था। अब ये डॉक जो आज के डेट में जो मतलब शिपयार्ड होता है, जहाँ पे यार्ड होता है, जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, वे आज के डेट में अलग है, उस समय अलग थे। वे आज भी बनाए जाते हैं मानव निर्मित, कुछ प्राकृतिक निर्मित भी है, लेकिन ये जो लोथल में जो डॉक मिला है वो पूरी तरह से मानव निर्मित है और बाहर से आने वाले माल तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाटों और मापों का व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाट मिले, विभिन्न प्रकार के बाट भी मिले, मतलब तौलने का व्यवस्था भी था। इनके तौल जो है एकदम सही सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी, जहाँ सुमेर व्यापार करने में सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगर थे, वहीं उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारी संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्त पत्थर का आयात किया जाता था। किसका किया जाता था? तो नीले लाजवंत खूबसूरत पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थर का आयात किया जाता था, बाहर से मंगाया जाता था। अच्छा, धर्म क्या था इस समय? तो मिस्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति लोगों के ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। मातृदेवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, वे लोग शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष देवता की प्रतिमा मिली। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो अक्सर मुहरों पर दिखाई देता है। अब कुछ चित्र था जिसको छोड़ दिए हमने, तो ये देखिए लोथल से प्राप्त चित्रित मर्तबान है। अगर आप इसको देखेंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी में था तो वो ये था, और इसको हमने कन्वर्ट करके ये कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पे गेरुआ कलर से इसे पोता गया है और इस पे काली रेखाओं से चित्रकारी की गई है। तो जो यहाँ पे जो दिया गया है कि ये गेरुआ कलर से के रंगे होते थे और काले रंग में रूपांकन किया जाता था, तो वो हो गया। फिर देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त आभूषण, तो इस प्रकार के मन के बनाए जाते थे। बीड जिसको कहते हैं, जिससे माला बनता, गोल गोल हो सकता है या दूसरे किसी ढोलक के आकार का भी हो सकता है, बड़ा या छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह के देखिए प्राप्त आभूषण है। वे शायद साड़, जहाँ पीपल के पेड़ को बात किया गया, वहीं साड़ को भी पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, कुछ लोग उन्हें समाधान में रखकर गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, कब्र में क्या मिले? मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक को बाद में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए ये दिखाया गया है हड़प्पा संस्कृति की मोहरें, जिस पर पहला पे गेंडा दिखाया गया है। इसमें देखिए चित्र इस प्रकार था,
जिसको अगर हमने रंगीन देखा तो इस प्रकार से देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन, और ये कुबर युक्त वृषभ है और ये गेंडा है। तो ये भी देखिएगा, तो इस प्रकार का पिक्चर था जिसको हमने रंगीन में इस प्रकार से करके दिखाया। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन। हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब आर्य लोग भारत पहुंचने लगे, उस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ संभव है? अब कैसे हुआ का बहुत सारा उत्तर है। संभव है कि निरंतर आने वाले बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हों, किसी महामारी या भयंकर रोग ने लोगों का सफाया कर दिया हो, जलवायु भी बदलने लगी है और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा। यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे। तो या तो बाढ़, या तो महामारी, या तो जलवायु बदल गया, और या तो फिर नगर पे कोई हमला हुआ। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ भारत के इतिहास में अभाव का एक दौर चला, और इतिहास में एक अभाव का दौर चला जहां हम शहर से फिर से गांव के तरफ चले गए। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो क्या हुआ कि जो लोग शहर देखे थे वे धीरे धीरे लुप्त होते गए और बातें दंत कथाओं तक ही सीमित रह गई। 1000 का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ, और 1000 साल बाद फिर से क्या होता है? वैदिक काल का उत्थान होता है और फिर से नगर बसते हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी युक्त प्रतिमा। ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त पशुपति मुद्रा की एक मुद्रा मिला है, जिसमें इधर देखिए बाघ को दिखाया गया है, तो इधर गेंडा को दिखाया गया है, यहाँ भी गेंडा है, यहाँ हाथी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत चीज़ों को, यहाँ पे बाघ है, ये सब चीज़ें दिखाया गया, और ये पशुपति भगवान को दिखाया गया जो देखिए सिंह के मुकुट को धारण किए हुए हैं, है ना। और नीचे भी कुछ जानवर को दिखाया गया। तो ये हुआ नगर जीवन का आरंभ। तो उस समय कैसे समाप्त हुआ? क्या उनका व्यापार था? क्या उनका आभूषण था? कैसे बर्तन उपयोग करते थे? उनका धर्म क्या था? उनके मनोरंजन और खिलौने क्या थे? उनके व्यवसाय और धंधे क्या थे? उनके वस्त्र क्या थे? और क्या क्या उनका मकान कैसे बना था, भवन कैसा था, और नगर उनका किस प्रकार से बसा हुआ था। तो ये नगर जीवन का आरंभ जो है, ये अध्याय हम शुरू से लेकर अंत तक क्लास 6 में जितना पढ़ना है उतना हमने देख लिया। अब अगला अध्याय हम देखेंगे वैदिक युग का जीवन, आर्य बस्तियाँ।